Hi guys, welcome back to the channel and also once again welcome back to the series of Complete Guide. The exam that we are going to discuss today is one of the highest paying legal job in India. I am talking about RBI Grade B legal examination. तो इस एग्जाम से रिलेटेड अगेन हम सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे लाइक एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन, ये सारे एरियाज हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी तक इस सीरीज में हमने 4 एग्जाम्स कवर कर लिए हैं, विच इज सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जाम, NIACL लीगल एग्जाम, RRBSO लीगल एग्जाम एंड द PFRDA ग्रेड ए लीगल एग्जामिनेशन। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को रेफर नहीं किया है सो डू रेफर इट। उनके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि कहां कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जनरली बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट हमारे माइंड में बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का आइडिया होता है कि हमें या तो लिटिगेशन में जाना है या हमें जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हिडन एरियाज हैं जहां पर आप एंटर करके अपना करियर बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं। सो इसीलिए आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज कंप्लीट गाइड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई ग्रेड बी लीगल एग्जामिनेशन। और जो एस्पेक्ट्स हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करता है उस एग्जाम के बारे में, क्योंकि हम जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स का पता होना जरूरी है और वही सारे एस्पेक्ट्स हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट। उसको सब्सक्राइब करके आपको रेगुलर बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट वीडियोस मिलेंगी। साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक सेक्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी लीगल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि जब तक आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो किसी भी चीज को जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सो दैट इज वाई नंबर फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पे हमेशा हम 2 एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। नंबर फर्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड नंबर सेकंड इज द एज एलिजिबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर ऑब्वियसली आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ इज रिक्वायर्ड। साथ में यहां पर मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए आपके बैचलर्स डिग्री में, और या तो अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट हैं तो उस केस में ये 45% भी आपको एलिजिबल बनाएगा। लेकिन यहां पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्टली मैनेजर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप यहां पे सीधा ग्रेड बी पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। ग्रेड बी पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको यहां पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस इज एनरोल्ड विद द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एसेंशियल एक्सपीरियंस की, कि आपको यहां पर बार काउंसिल के पास एज एन एडवोकेट एनरोल होना है, एंड उसके साथ साथ में एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर बीइंग एनरोल्ड। एनरोलमेंट के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट या फिर एज ए लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पोस्ट एनरोलमेंट विद द बार काउंसिल, और एज अ फुल टाइम टीचर इन लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचिंग लॉ। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। नंबर फर्स्ट इज मैंडेटरी, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इनमें से किसी भी एरियाज में होना चाहिए, एंड दैट विल मेक यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। फर्दर यहां पे बताया गया है कि अ कॉपी ऑफ द बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द ऑल केसेस। तो यहां पर कैसे प्रूफ करेंगे कि हम यहां पर एलिजिबल हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि मैं यहां पर एज एन एडवोकेट में एनरोल्ड हूं, किसी चीज के थ्रू हमें प्रूफ करना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। सो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज द बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। साथ में अगर आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 इयर्स का, ठीक है, इन दोनों क्राइटेरिया की बात नहीं हो रही है, एक तो ये तो मैंडेटरी है, इसके लिए आपको बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द बार एसोसिएशन ऑफ विच द कैंडिडेट इज अ मेंबर, और अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट बिफोर विच द कैंडिडेट हैव प्रैक्टिस फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको यहां पर नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट्स। फर्दर बात करते हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस की। डिजायरेबल एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि ये एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये आपको इन एलिजिबल नहीं बनाएगा, आप तब भी एलिजिबल रहेंगे। सो डिजायरेबल एक्सपीरियंस में क्या है?
कि स्पेशल नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स एंड द डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, ठीक है। बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी की। सो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर्स एज ऑन द कट ऑफ डेट। अब कट ऑफ डेट क्या होगी वो नोटिफिकेशन में डिसाइड होती है, राइट। तो कहने का मतलब है कि आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 होना चाहिए एज ऑन द कट ऑफ डेट। अपर एज में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गए। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 इयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स पोजेसिंग एलएलएम। अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो ये जो 32 ईयर से 35 बन जाता है, और या तो अगर आपने लॉ में पीएचडी की हुई है तो ये 32 ईयर्स आपके लिए 37 ईयर्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप 37 ईयर्स की एज में भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स से होंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, इसका एक ब्रीफ आइडिया डेफिनेटली आपको होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशंस एंड इंटरव्यू। एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पेपर्स एज डिस्कस्ड बिलो। तो यहां पर 3 पेपर्स होने हैं, सॉरी 2 पेपर्स होने हैं। पेपर नंबर 1 इज द जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, जहां पर दोनों ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो 30 मार्क्स का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव जो है 120 मार्क्स का रहेगा, और दोनों के लिए ही कंपोजिट टाइम जो है वो आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा, ठीक है। मतलब पेपर 1 टोटल 150 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स will be assigned for the objective and 120 marks will be assigned for the descriptive. Similarly पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 will be completely descriptive, जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का रहेगा, ये 100 मार्क्स का रहेगा, एंड फॉर दैट ऑल्सो 3 years will be allocated। मतलब यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टोटल 6 आवर्स का आपको यहाँ पर टाइम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 250, 150 मार्क्स का पेपर 1, 100 मार्क्स का पेपर 2, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 250। मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 मिलकर बनते हैं 250 मार्क्स, एंड यहाँ पर 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है, तो ये टोटल हो जाते हैं 290 मार्क्स। तो यहाँ पर जब आप कट ऑफ देखते हैं तो कट ऑफ आपको 2 तरीके से देखने मिलती है, एक तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 मतलब आउट ऑफ 250 मार्क्स, एंड फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 290 मार्क्स। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, राइट। फर्दर बात करते हैं क्वेश्चन पेपर 1 जनरल नॉलेज ऑफ लॉ विल बी डिस्प्लेड इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में ही डिस्प्ले होगा। कैंडिडेट्स में चूज आइदर हिंदी और इंग्लिश फॉर सबमिटिंग देयर रिस्पॉन्सेज। कैंडिडेट्स में ऑल्सो चूज आइदर हिंदी और इंग्लिश एज देयर मीडियम ऑफ इंटरव्यू। तो अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में वीक है, आप इंग्लिश में अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं होता है कि आपको इंग्लिश आना जरूरी है, ठीक है। आप हिंदी में भी क्रैक कर सकते हैं, और हर साल ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम के साथ भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन। फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन विच इज पेपर 1 एंड पेपर 2, और साथ साथ में इंटरव्यू टेकन टुगेदर, ठीक है। जिसके बारे में कट ऑफ के अभी मैं बात करूंगा आपसे। मूविंग ऑन टू सिलेबस, क्या क्या टॉपिक्स आपको यहां पर कवर करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें ये क्लैरिटी तो बिल्कुल होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, राइट। हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसकी हमें डिटेल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको यहाँ पर पेपर 1 की बात करते हैं सबसे पहले, विच कंप्राइजेस ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच मींस आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको यहाँ पर कवर करना है, देन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एंड लीगल ड्राफ्टिंग ये आपको कवर करना है, देन फाइनेंशियल सेक्टर लॉज, लाइक फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में सिर्फ ये मेंशन है फाइनेंशियल सेक्टर लॉज, ठीक है। ये मैंने आपके लिए डिकोड किया है, लाइक आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सरफेसी एक्ट, एंड इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड, राइट। एंड अगली हेडिंग है प्रोसीजर लॉज की। तो प्रोसीजर लॉज में यू कैन कवर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, मीडिएशन एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023। और उसके बाद भी एक नोट भी मेंशन्ड है कि द अबव सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। जनरली ये चीज मेंशन कर दी जाती है, लेकिन अगर सिलेबस इस तरीके से मेंशन्ड है तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो एग्जॉस्टिव ही होता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आ सकता है, इसीलिए चीज यहां पर मेंशन होती है ताकि इतना स्कोप रहे कि एक दो क्वेश्चन बाहर से पूछे जा सके, राइट। बट हमें उसके लिए नहीं जाना, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली ओपन एंडेड।
अब यहां पे अगर एग्जॉस्टिव लिखा तो हमें क्या पढ़ना हमें नहीं पता। सो बेटर है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जो चीज यहां पर मेंशन है नोटिफिकेशन में हम उसे बहुत अच्छे तरीके से कवर करें, क्योंकि 99% जो आपका पेपर है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाला है, राइट। तो आपको यही एरियाज प्रिपेयर करने हैं और यही एरियाज आपको यहां पर सक्सेस दिलवाएंगे, राइट। मूविंग ऑन टू पेपर टू इज अ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। यहां पे ऐसे पूछा जाएगा प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज बिजनेस एंड ऑफिस करस्पॉन्डेंस, जो कि बहुत ही कॉमन है अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं जहां पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एलिमेंट है, वहां पर ये बहुत कॉमन है कि आप बेसिकली यहां पर इन एरियाज आपको ये एरियाज आपको एग्जाम में देने होते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सैलरी एंड अलावेंसेस की तरफ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि यहां पर सब कुछ ठीक है सर, एग्जाम तो ठीक है, बट यहां पर एक्चुअल में सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन से अलावेंसेस मिलेंगे, कौन कौन से पर्क्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पे की। सो बेसिक पे इज 78,450 रुपीज, बहुत अच्छा बेसिक पे है। तो इस बेसिक पे के हिसाब से जो ग्रॉस पे रहता है दैट इज अराउंड 1,55,000, ठीक है। 1,55,000 इज द ग्रॉस पे। अब इस ग्रॉस पे में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। सो वहां पर बेसिक पे होता है, आपका डियरनेस अलाउंस होता है, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल परक्विजिट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डायरेक्ट रिक्रूट, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस एज वेल एज एचआरए, जो कि यहां पर 15% का होता है, ठीक है। लेकिन ये तो आपके जो कंपलसरी एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपलसरी वेरिएबल्स होते हैं वो हो गए। इसके अलावा आपको ऐसे बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारे अलावेंसेस हैं जो आपको मंथली बेसिस पर एज वेल एज एनुअल बेसिस पर, या बेसिकली यू कैन से कि 2 साल में 3 साल में एक बार ड्यू होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंथली अलावेंसेस की। यहां पर पेट्रोल अलाउंस मिलता है विच इज 21,000, इक्विपमेंट अलाउंस विच इज 2,000, टेलीफोन अलाउंस विच इज 1,400, हाउस हेल्प विच इज 6,500, इंटरनेट के लिए आपको 3,500 मंथली बेसिस पर मिलता है, न्यूज़पेपर के लिए 900 रुपीज एंड चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 13,500, प्रोवाइडेड आपके चिल्ड्रन होंगे तभी आप इस अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से हाईलाइट किया है, ठीक है। सो ये टोटल बनता है आपका 48,800 रुपीज। इसके अलावा यहाँ पे हाउस लीज का भी कंसेप्ट है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर आरबीआई का एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप हाउस लीज की फैसिलिटी ले सकते हैं, जिसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर आरबीआई डायरेक्टली ओनर को पे करता है। इसमें आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने वाला, मतलब ये 75,000 आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आप कहीं पे हाउस लीज पर ले सकते हैं, मैक्सिमम जो उसके लिए 75,000 है वो आरबीआई पे करेगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर को, ठीक है। लेकिन आपको एचआरए मिलेगा, गॉट इट, विच इज 15%। तो ये होगा हमारी मंथली अलाउंस, जिसकी वैल्यू रफली आप देखो तो 50,000 रुपीज होती है। बात करते हैं कुछ ऐसे अलावेंसेस की जो कई बार आपको क्वार्टरली बेसिस पर, कई बार 2 साल में, कई बार 5 साल में ड्यू होते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे उनकी मंथली वैल्यू को भी कंप्यूट करने की, ताकि एक रफ आइडिया हमें लग जाए कि एक्चुअली मंथली बेसिस पर हमारी जो एक एवरेज सैलरी वो कितनी हो सकती है। तो बात करते हैं सोडेक्सो, जो यहां पर क्वार्टरली बेसिस पर ड्यू होता है। तो यहां पर आपको 60,000 मिलते हैं, ठीक है। टोटल एनुअल बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पर आपको 15,000 मिलते हैं, जिसकी ईयरली वैल्यू हो गई यहाँ पर 60,000, और अगर हम मंथली वैल्यू कंप्यूट करें तो दैट इज 5,000 रुपीज। मोबाइल के लिए आपको हर 2 साल में 40,000 रुपीज मिलते हैं, मतलब उसकी ईयरली वैल्यू देखेंगे तो 20,000 और मंथली वैल्यू देखेंगे तो दैट विल बी अराउंड 1,670 रुपीज। स्पेक्टिकल्स के लिए आपको मिलते हैं 13,000 रुपीज इन एवरी 2 ईयर्स। द ईयरली वैल्यू शुड बी 6,500 एंड जो मंथली वैल्यू है दैट विल बी अराउंड 540 रुपीज। लीव फेयर कंसेशन के लिए आपको मिलते हैं 1,24,000 रुपए, 1,24,000 इन एवरी 2 ईयर्स, जिसकी ईयरली वैल्यू हो गई अराउंड 62,000 रुपीज एंड मंथली वैल्यू हो गई 5,170। फर्नीचर के लिए आपको हर 5 ईयर्स में मिलते हैं 3,25,000, ताकि आरबीआई चाहता है कि आप अपने फर्नीचर को अपग्रेड करते रहें, तो उसके लिए 3,25,000 रुपीज का जो अमाउंट है मिलता है। अगर हम मंथली ईयरली बेसिस पर देखें सो दैट इज 65,000, और अगर हम यहाँ पर मंथली वैल्यू कंप्यूट करें सो 5,400। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन है, आपको उसी पीरियड में वो चीज मिलेगी। मैंने यहां पर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसे मंथली वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको मंथली वैल्यू पर मिलेगा, मंथली बेसिस पर मिलेगा, नो, ठीक है। वो आपको क्वार्टरली, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स के बेसिस पर ही मिलेगा, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज सैलरी, यहां पर हम उसे मंथली वैल्यू में कन्वर्ट करके भी देख रहे हैं, ठीक है। फर्दर बुक ग्रांट अलाउंस जो होता है वो आपको ईयरली बेसिस पर मिलता है 8,000 रुपीज, जिसकी मंथली वैल्यू होती है 670। एंड ब्रीफ केस की बात करें तो ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है आपको 9,500 रुपीज ईयरली वैल्यू पर, जिसकी मंथली वैल्यू होती है 790 रुपीज, ठीक है। सो टोटल बात करें, टोटल ईयरली बेसिस पर आपको जो ये वाले अलाउंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं अराउंड 2,31,000। अगेन
बात समझिएगा कि ये ईयरली बेसिस पर इनकी वैल्यू होती है, बट ईयरली बेसिस पर नहीं मिलते हैं, कई बार 2 साल 5 साल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बेनिफिट्स, राइट। और मंथली बेसिस की बात करें तो मंथली एवरेज जो आपको यहाँ पर अलाउंस मिलते हैं वाले दैट इज 19,250 विच मीन्स लगभग लगभग 20,000 रुपीज। तो अगर हम इसे यहाँ पर पूरा एक कंप्यूट करके देखें यहाँ पर, सो यू कैन सी दिस अमाउंट दैट इज 1,55,000 जो वेरिएबल्स हमने देखे थे वो कवर होते हैं। मंथली बेसिस पर दिस इज 48,800 एंड ईयरली बेसिस का जो हमने मंथली वैल्यू कंप्यूट किया था दैट इज 19,250 रुपीज। तो अगर हम इसे यहाँ पर क्लब करें सो एनुअल बेसिस पर दैट इज 2,23,050 रुपीज। दिस इज ऑन द मंथली बेसिस, और इसी मंथली को जब हम कन्वर्ट करते हैं ईयरली बेसिस पर सो यहाँ पर 26,76,600 रुपीज होता है। लेकिन इसमें अभी 15% का आपका एचआरए इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। वो एचआरए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, क्यों? क्योंकि अगर आप आरबीआई का एकोमोडेशन अवेल करते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। इफ यू डोंट अवेल द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई देन यू विल गेट द एचआरए, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड द एचआरए। बट जब आप उसको 15% को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू आपकी जो निकल कर आएगी दैट विल बी मोर देन 28 लाख पर एनम। वो 28 लाख पर एनम से ज्यादा निकल कर आएगी, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस मेक्स आरबीआई ग्रेड बी लीगल एज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग लीगल जॉब्स इन इंडिया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सैलरी एंड अलाउंसेस। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कट ऑफ। अब यहां पर अगर आपको 28 लाख पर एनम अगर यहाँ पे आपको सीटीसी चाहिए तो उसके लिए एग्जाम भी तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। कट ऑफ भी तो क्लियर करना पड़ेगा। तो वो कट ऑफ कितना है आइए देखते हैं। यहां पर बात करते हैं 4 सालों की, ठीक है, जो 4 इयर्स रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2026 का। जुलाई में ही रिजल्ट आया जो इसका एग्जाम हुआ था, फेब में नोटिफिकेशन आया था, जुलाई में फाइनल रिजल्ट जो है रिलीज हो चुका है। सो पेपर 1 प्लस पेपर 2 हमने देखा था कि 150 मार्क्स का पेपर 1 होता है एंड 100 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 250 मार्क्स। सो 250 मार्क्स में से इंटरव्यू के लिए जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका कट ऑफ था 172, 2025 में ये था 175, 24 में नोटिफिकेशन नहीं था, 2023 में 150.50 एंड 2022 में इट वाज 179। तो अगर आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग 170s के रेंज में रहता है। अगर आप मोटा मोटा इसे देखेंगे यहाँ पर तो आउट ऑफ 250 अगर आप यहाँ पर 175 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आप क्लियर कर लेंगे फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द इंटरव्यू। लेकिन आपका जो टारगेट स्कोर है वो ये नहीं होना चाहिए। वाई? रीजन बीइंग कि चलिए मान लेते हैं कि आपने यहां पर 2026 में 172 मार्क्स आपने स्कोर कर लिया, राइट। अब यहां पर आपका जो इंटरव्यू होता है वो तो 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको ये 203 का कट ऑफ क्लियर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए मतलब आपको कितने मार्क्स यहां पर लाने पड़ेंगे? यहां पर आपको यू कैन से 31 मार्क्स, राइट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैथ्स मेरी थोड़ी सी वीक है बट आई थिंक ये कैलकुलेशन ठीक है, राइट। तो आपको यहां पर 31 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे आउट ऑफ 40 विच इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। अगर आप यहां पे बात करें 40 में से 31 मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, है कि नहीं। सिमिलरली यहां पर देखिए अगर आप 2025 में 175 मार्क्स सपोज आपके आ गए एग्जैक्ट, तो आप शॉर्टलिस्ट तो हो गए इंटरव्यू के लिए। लेकिन उसके बाद इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? इंटरव्यू में आपको यहां पर 32 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 40 विच इज डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल बट यस डिफिकल्ट है। तो कहने का मतलब है कि आपका कंट्रोल कहां पर है? आपका मोस्ट ऑफ द कंट्रोल जो है वो इस स्टेज पर है, पेपर 1 प्लस पेपर 2, बिकॉज यू नो द सिलेबस, राइट। वो चीज आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है। इंटरव्यू में हो सकता है कि आपके एग्जैक्ट अपोजिट चला जाए, जो प्रिपरेशन आप थी वहां से कुछ ना पूछा जाए, राइट। जो आपने एक एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे उस एक्सपेक्टेशन से चीजें ना पूछी गई हो। तो इंटरव्यू आपके कंट्रोल में नहीं है, बट जो चीज आपके कंट्रोल में है वहां पर कोशिश करनी चाहिए कि हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने। तो यहां पर जो टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 200 मार्क्स, ठीक है। थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन अगर आप टारगेट बनाकर चलेंगे इतना तो आई होप कि आप 190 तक लेकर आएंगे। और अगर आप 190 मार्क्स तक अगर आप लेकर आ गए तो फिर आपके लिए जर्नी बहुत इजी हो जाएगी और यहाँ पे आपके लगभग लगभग सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने डिसेंट परफॉर्म किया हो इंटरव्यू में। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, आपने एवरेज परफॉर्म भी किया हुआ है। तो इस कट ऑफ के साथ पेपर 1 पेपर 2 में एडिंग ऑन द कट ऑफ ऑफ द इंटरव्यू आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये तो वो कट ऑफ है जो लास्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए, ये वो कट ऑफ है, ठीक है। तो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट इससे डेफिनेटली 15-20 मार्क्स ज्यादा ही होना चाहिए ताकि इंटरव्यू पर बर्डन कम रहे और इंटरव्यू में आप एक बेसिक एक एवरेज लेवल पर भी परफॉर्म करके आप आराम से सिलेक्शन ले सके, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 203 आउट ऑफ 290, क्योंकि 250 प्लस 40 मार्क्स का इंटरव्यू
This was 207 in 2025 and it was 184.50 in 2023 और 2022 में 220 था, ठीक है, which is on the higher side। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप यहां पर पेपर 1 प्लस पेपर 2 वाले इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर जो प्रेशर है वो काफी कम रहेगा आपके ऊपर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने का, राइट। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसकी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन कब आ सकता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। आइए देखते हैं इसके लिए प्रीवियस ईयर के जो नोटिफिकेशन रहे, वैकेंसीज का ट्रेंड रहा, उसे देखते हैं, देन विल ट्राई टू डिकोड कि यहां पर नोटिफिकेशन कब आ सकता है। बात करते हैं 2022 की, तो नोटिफिकेशन जनवरी मंथ में ही रिलीज किया गया था, 23 में मई मंथ में रिलीज किया गया था, 24 में नोटिफिकेशन नहीं था, 2025 में जुलाई मंथ में रिलीज किया गया था, 2026 में फेब मंथ में यहां पर रिलीज किया गया था, राइट। तो अब यहां पर देखकर यही लग रहा है कि जो साइकिल है वो बेसिकली यहां पर आरबीआई क्या चाह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में जो हम अपना एग्जाम कंडक्ट करें, जैसा कि 2022 में आरबीआई कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर 2026 में देखकर यही लग रहा है कि यहां पर आरबीआई यही चाह रहा है कि अब जो है हम बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर विच इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च, यहां पर कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज अगेन एक्सपेक्टेड, क्योंकि अभी रिसेंटली ही 2026 का रिजल्ट आया है, 1 जुलाई को रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर किया गया है, राइट। तो जनरली इसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस होता है, तो वो टाइम लेता है। तो इट इज एक्सपेक्टेड अगेन कि लास्ट मंथ में ही, लास्ट क्वार्टर में ही, या यू कैन से कि दिसंबर से मार्च के बीच में, मार्च तो लेट हो जाएगा, दिसंबर से जैन के बीच में यहाँ पर नोटिफिकेशन आ सकता है। बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि उससे पहले नहीं आ सकता है, पहले भी आ सकता है, बट जो प्रोबेबिलिटी बनती है उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2022 में इट वॉज 2, 23 में इट वॉज 1, 24 में नो वैकेंसीज, 25 में 5 वैकेंसीज थी, 26 में 6 वैकेंसीज थी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको ये लग रहा है ये सर वैकेंसीज तो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ यहां पर क्राइटेरियाज बताता हूं। देखिए, अगर आप इन वैकेंसीज को कंपेयर करेंगे बैंक एग्जाम से, ठीक है, या एसएससी की वैकेंसी से, तो गाइस वो बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपटीशन भी तो ओपन एंडेड है। यहां पर बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, यूपीएससी में, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कोई भी एग्जाम दे सकता है, कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन है अगर आपके पास, तो आप इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। बट क्या कोई भी ग्रेजुएट आपका ये आरबीआई ग्रेड भी लीगल एग्जाम दे सकता है? आंसर इज नो। तो कहने का मतलब है कि ये एक स्पेशलाइज्ड एग्जाम है, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड एग्जाम है। तो अगर स्पेशलाइज्ड एग्जाम है, इसका मतलब बहुत सारे लोग रेस से बाहर हो गए, सिर्फ वो जिनके पास एलिजिबिलिटी है वही एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो यही कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा फिल्टर एक लग गया, तो ये वैकेंसीज बहुत अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहां पर आप देखें तो ये तो एक एग्जाम हो गया, बट सेम प्रिपरेशन के साथ आप अदर एग्जाम्स भी तो क्वालिफाई कर सकते हैं, लाइक सेबी ग्रेड ए लीगल, पीएफआरडीए हो गया, एनपीएस हो गया, सिडबी हो गया, आईबीपीएस आरआरबी एसओ हो गया, आईबीपीएस एसओ हो गया, जैसे अभी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया है, जैसे आईओसीएल एग्जाम आया है, ठीक है। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्स हैं जो आपके आते हैं, जो सेम सेट ऑफ प्रिपरेशन के साथ आप इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल वैकेंसीज कैलकुलेट करें तो वो तो फिर बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो ये एक बार में, साल में एक बार में लेकर आते हैं, उतनी वैकेंसीज लगभग लगभग आप यहां पर क्या करते हैं, आप यहां पर टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़े में आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने प्रेपरेशन एक बार कर ली, तो अगर इनमें से कोई भी एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो वर्थ है, ठीक है। तो इसीलिए जो वैकेंसीज है वो देखने में कम है, लेकिन इसका जो पीछे का जो मैथ्स है वो मैंने आपको समझा दिया है। सो 2027 में अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि वैकेंसीज जो है वो एटलीस्ट 5 to 8 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, तो 5 to 8 के बीच में वैकेंसीज रह सकती है। सो लेट्स सी कि नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कितनी वैकेंसीज मेंशन्ड है। बट अगेन मैंने आपको समझा दी कि ये एग्जाम के साथ साथ आप अदर भी एग्जाम्स देखिए, क्योंकि सेम सेट ऑफ प्रिपरेशन के साथ आप दूसरे एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट गाइज। So this is all with respect to this RBI Grade B legal examination, and this is one of the most important examination and also the highest paying examination in the legal field in India, right? गाइज यहां पर अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पर लेकर आता हूं। इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, पर आपको ये लिंक दिख जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको
बहुत सारे पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। ऑल्सो अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हूं आपके लिए। द थिंग इज कि आप उसका बेनिफिट कैसे लेना चाहते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग मीडियम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मुझसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है, आप भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी एग्जाम स्पेसिफिक, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं डेफिनेटली उसको लेकर आऊंगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी गाइस। विल मीट इन अनदर रेलेवेंट सेशन। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।